जा रही है। हरियाणा में स्पष्ट हो चुकी है कि 52 सीटों पर बीजेपी इस वक्त रुझानों में आगे है। इसमें और करेक्शन की उम्मीद है, लेकिन सरकार बन जाती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस्तीफा देंगे। अब से कुछ देर पहले खबर आई है और जाहिर सी बात है कि अब उनका इस्तीफा बनता भी है। हरियाणा में अब उनका कुछ नहीं बचा। आज ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के आंकड़े देखिए, 52 सीटों पर आगे चल रही है, कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता, पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन उतना ही इफ एंड बट महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कायम है। हालांकि कुछ देर पहले शाइना एनसी कह रही थी कि 12 बजे तक स्थिति कुछ और होगी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ये संभावना जताई गई कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद 145 का आंकड़ा वो छूने में बीजेपी के लिए कायम है। हालांकि कुछ देर पहले शाइना एनसी कह रही थी कि 12 बजे तक स्थिति कुछ और होगी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ये संभावना जताई गई कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद 145 का आंकड़ा वो छू लेंगे, लेकिन अनुज जी ऐसा हो नहीं पाया और जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए थे एग्जिट पोल में, जो आपका अपना आकलन था, अब वहीं जाकर सुई रुक गई है बीजेपी। बल्कि अनुज जी को बधाई देना चाहिए कि हम सब लोग यहाँ पैनलिस्ट जो बैठे अपने अपने आंकड़े दिए, लेकिन सबसे करेक्ट अगर कोई रहा है तो अनुज जी का आंकड़ा रहा है और आपके चैनल का रहा है। आपके चैनल ने भी जो दिया था 103 से 108 के बीच में दिया था और अनुज जी ने एग्जैक्ट 110 दिया था। तो मुझे तो ये आप सेफोलॉजिस्ट में पूरी तरह क्यों नहीं आ जाते? नहीं, लेकिन ये आंकड़ा हम जैसे महाराष्ट्र कवर करने वाले पत्रकारों के लिए बड़ा खतरनाक हो गया है, क्योंकि हमें मालूम है दिवाली तो छोड़िए, वो पूरा अक्टूबर भी जो है हमारा ना पीछे पीछे भागते हुए बीत जाना है। सरकार नहीं बननी अगले 10 दिन वहां पर, क्योंकि सब अड़के बैठ जाएंगे कि पहले कौन झुकने वाला है। बहुत हार्ड बार्गेनिंग होने वाली है। आप देखिए 2004 में गुंजाइश बची नहीं अनुज जी, अब गुंजाइश बची का हार्ड बार्गेनिंग की। अब शिवसेना और बीजेपी साथ आएंगे और ज्यादा से ज्यादा शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा। अरे ये आपको लगता है बड़ी आसानी से आएंगे? जिनके हाथ से मुख्यमंत्री की गद्दी गई है उनसे पूछ के देखिए एक बार। क्योंकि उनको तो माहौल बना तो रही है कि एनसीपी के प्रस्ताव आ रहे हैं उसके पास लगातार। वो तो देखिए माहौल बनाने की एक बात है, जिनका आधार महाराष्ट्र के भीतर है, जिन दलों का, वो दल तो, और आप जानते हैं कि ठाकरे और पवार परिवारों के बीच में पहले बहुत अच्छी दोस्ती रही है। ये ठीक बात है कि शरद पवार जी की दोस्ती बाल ठाकरे के साथ थी, अगली पीढ़ी वो ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन संजय राउत या उस तरह के और नेता भी हैं जो दोनों के बीच में कड़ी की भूमिका अभी भी निभा पाने में सक्षम है। स्मृति ईरानी को भी सुन लेते हैं, एचआरडी मिनिस्टर क्या कह रही हैं इस जीत पर। उत्सव का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक जितने भी हैं वो हर्ष का अनुभव कर रहे हैं और मैं पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते अपने संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं को ऐसी शानदार प्रयत्न के लिए और जनता के उत्साह को वोटों में समेटने के लिए धन्यवाद भी देती हूं और बधाई भी। लेकिन शिवसेना से क्या लोग समर्थन लेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि जो विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंतर्गत हैं उस पर विचार विमर्श करके फैसला लेने का अधिकार उनका है। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में मोदी का जादू चलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज शुक्ल। सर, राहुल जी पहले ही मैदान छोड़ चुके थे, मोदी इस बार फिर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी जादू चल रहा। मोदी जादू चलता तो लोकसभा के हिसाब से नतीजे आते। लोकसभा में 244 सीटों में भाजपा शिवसेना गठबंधन जीत। चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, डिस्कशन ये हम चालू रखेंगे। जिस तरीके की बात मिथिलेश कर रहे थे राजीव शुक्ला से, वो बातचीत हम आगे सुनेंगे, लेकिन जितनी भी हमने सुनी उस हिसाब से प्रभु चावला हमारे साथ हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अब मुझे लगता है प्रभु कि महाराष्ट्र के मुतालिक, हरियाणा को तो खैर कांग्रेस भूल ही गई, महाराष्ट्र के मुतालिक अब उसके लिए खुशी की बस एक यही बात है कि मोदी का जादू नहीं चला, वरना लोकसभा के चुनाव नतीजों से मिलते जुलते नतीजे आते। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोदी का, राजीव शुक्ला तो कह ही रहे थे। नहीं, राजीव शुक्ला क्या, मोदी का जादू चला, 111 सीटें आगे 40 सके। वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता शायद आपस में इकट्ठा करके कैंपेन ठीक तरह से नहीं कर पाए। जब वहां पर टीम जो खड़ी होनी चाहिए थी वो उस तरह से खड़ी नहीं हुई। अगर मोदी शायद नहीं होते तो 111 का आंकड़ा वहां नहीं आता। 12% वोट ज्यादा मिले हैं सर। वोट भी बढ़े हैं, सारे के बढ़े, तो इसलिए मोदी की वजह से ये 111 सीटें बार पर। मुकेश नायक नहीं मान रहे थे, अभी आप नहीं थे, मुकेश नायक कह रहे थे कि नहीं वो जादू फेल हो गया, अमित शाह नहीं जादू फेल, वो क्योंकि बीजेपी ने बढ़ चढ़ के जो कहा था कि 150 सीटें लेंगे, 160 सीटें लेंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि बीजेपी को थोड़ा सेटबैक मिला है। उनका अपना क्लेम बहुत हाई। हाँ, इसलिए वो एक्सपेक्ट, उनको लग रहा है कि मोदी की आवाज जैसे पहले चली थी वैसे चलेगी। मोदी जी अगर 20 बार वहां रैली नहीं
करते शायद एक सैकड़ा 100 भी नहीं क्रॉस करता। तो बीजेपी का जो भी ये फिगर आई है वो मोदी जी की वजह से ही आई है। और एनसीपी के साथ अगर वो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ते तो शायद 200 से ऊपर भी पहुंच जाते। दोनों ने जो बंटवारा किया है वोट परसेंटेज नुकसान हुआ, मतलब नुकसान हुआ है। कांग्रेस एनसीपी इकट्ठे होते शायद टफ फाइट भी हो सकती थी तब भी, क्योंकि उनका देखें अभी 47 43 अलग अलग लड़ने के बाद इससे ट्रायंगुलर कंटेस्ट, इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है एमएनएस का हुआ है। जो अदर्स भी वापस आई हैं 22 की सीटें जो बनकर के आई, उसमें काफी सारे लोग ऐसे जो एंटी बीजेपी हैं, उसमें बीजेपी के साथ जाने वाला कोई लगता नहीं लगता मेरे को। सर कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जिसका वोट परसेंटेज 3 गिरा है, 3 परसेंट पॉइंट गिर गया है लोकसभा से जी। शिवसेना का बड़ा, इसका बड़ा है, एनसीपी का बड़ा है, सभी का बड़ा वाले इलेक्शन। हाँ, एनसीपी का बड़ा नहीं, शिवसेना का 4% बड़ा है। इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ सारा वोट जो जा रहा है वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। जहां अब देखिए यूपी में एक असेंबली इलेक्शन हुआ है कैराना, उसमें समाजवादी पार्टी जीत गई। उड़ीसा में जाकर कैराना जो बीजेपी की सीट थी, सारे के सारे एमपी वहां से जीत के आए हुए हैं, वो सारे के सारे एमपी के असेंबली के सेगमेंट हार गए, क्योंकि वहां पर एक अलग सा टक्कर है। पर यहाँ पर मोदी का वेव चल रहा है, क्योंकि वहां पर आप मोदी के वेव से बना नहीं कर सकते कि मोदी की वजह से ही आज बीजेपी 112-40। पी मुरलीधर राव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पी मुरलीधर राव, एनसीपी का भी आप देखें तो 3% वोट बढ़ा है जी। पी मुरलीधर राव, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ा सवाल ये उठा रही है कि आज आप परेशानी और पसोपेश में नहीं खड़े होते अगर मोदी की वेव चली होती तो। हालांकि हमारे पैनलिस्ट मानते हैं कि मोदी की वेव की वजह से ही आप सेंचुरी लगा पाए वहां पर, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी महाराष्ट्र में नहीं बनती हुई दिख रही। सुबह तक बीजेपी के तमाम नेताओं को उम्मीद थी कि शायद उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सही बात कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है। और हरियाणा को भी आप देखेंगे कि जहां पर हम पार्टी के दृष्टि से इतने मजबूत स्थिति में नहीं थे पहले, और इस पार्लियामेंट चुनाव में और बाद में अभी असेंबली चुनाव में एक पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में जो पहुंचे हैं। और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी तो दो बात इस विश्लेषण से सामने आते हैं कि एक, कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा है और कांग्रेस की भ्रष्टाचार और कुशासन से वो मुक्ति चाहते हैं और चाहते थे। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस भ्रष्टाचार कुशासन की राजनीति से मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य रखती है, और नरेंद्र मोदी जी उसकी नेता के नाते एक आश्वस्ति देने वाला नेता है जी। तो ये इस विश्लेषण में आता है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन रामकृपाल जी ये विश्लेषण काफी नहीं है सरकार बनाने के लिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो मैंने अभी इससे पहले कहा था, हर हालत में बीजेपी को जो सफलता मिली है वो हम लोग कई बार ये सोच रहे हैं कि 150 130 नहीं मिली। आप ये सोचिए कि 25 साल से एक पार्टी जो एग्जाम में फेल हो रही थी वो 95% मार्क पाई है। जाहिर सी बात है कि 100 का दावा करने वाला अगर 95 पे ठहरता है तो बहुत बड़ी सफलता है जी। क्योंकि आप वही है कि 4 नंबर 3 नंबर की पार्टी नंबर 1 पर पहुंच गई और 1 नंबर की पार्टी नंबर 4 पे पहुंच गई है कांग्रेस जो है। और जैसा कि ये बता रहे वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। और ऐसे में देखिए एनसीपी और ये शिवसेना, एनसीपी ने भी जिस तरह से दरवाजे खोले हैं या दरवाजे खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे होंगे, तो बीजेपी के लिए एक ऑप्शन है जिसके चलते वो शिवसेना से बार्गेन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर शिवसेना जो चाहेगी महाराष्ट्र में वही होगा, ऐसा नहीं है। शिवसेना की भी एक मजबूरी है कि आने वाले समय में करेगी क्या वो। केंद्र से जो उनका मंत्री है, बीजेपी को जरूरत नहीं है शिवसेना की केंद्र में, फिर भी अगर वो रखे हुए हैं तो देखिए हर हालत में ये भी देखेगी शिवसेना की हमारे डिमांड हम गेन क्या कर रहे हैं, और अगर नहीं ये चीज करते हैं तो हमारा नुकसान क्या होगा। आखिर शिवसेना किसी भी तरह से बिना बीजेपी के सरकार महाराष्ट्र में बनती नजर नहीं आ रही है, चाहे आप कोई भी समीकरण जोड़ लें, किसी भी तरह कर लें तो, और सरकार बनेगी ही। क्योंकि अगर इलेक्शन भी होता है, मान लीजिए कल को जैसे दिल्ली की हालत में अगर आप जीत पड़ा जाते हैं तो उसके बाद क्या भविष्य होगा किसका, नोबडी नोज। तो बीजेपी तो हर हालत में आज बीजेपी इस पोजीशन में है कि ठीक है देगी, लेकिन कोई उस पर डिक्टेट करे, कोई अपनी शर्तें थोप के बीजेपी को मनवा ले, मुझे लगता है ऐसी स्थिति बीजेपी की नहीं है। जी
अशोक टंडन जी, तो सबसे बेहतर बीजेपी के लिए ये होगा या फिर ये कहीं शिवसेना के लिए ये होगा कि वो बीजेपी के साथ जाए? ये स्वाभाविक है। जैसा अभी भी बात हो रही है कि केंद्र में उनका गठबंधन अभी जारी है, लेकिन बार्गेनिंग राजनीति में होती है। शिवसेना उस लायक रही कहां? नहीं, देखिए अभी भी, क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती, इसलिए उतनी बार्गेनिंग पावर तो उनकी है। तो उसके लिए बीजेपी ने एनसीपी का कुंतरू लगा दिया है कि भाई प्रस्ताव एनसीपी की तरफ से भी आ रहा है, तो ये दबाव अच्छा काम करेगा। कहना एक बात है, लेकिन जैसा नहीं, लेकिन एक अशोक टंडन जी, माफी के साथ कहना चाहूंगा, शिवसेना की ही तरफ से सबसे पहले ये आवाज उठी थी कि अंदर खाने कोई डील बीजेपी और एनसीपी में चल रही है। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि जब तक कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोलती कि क्या वो एनसीपी। अशोक जी, यहीं से हम आपको सुनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त पीसी कर रहे हैं। प्लीज देखिए, जो हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उनका सम्मान करता हूं, जो भी जनादेश दिया और एक्सेप्ट करते हैं। और हरियाणा की जनता ने और सोनिया गांधी जी ने जो मेरे को 10 साल का समय दिया हरियाणा की सेवा करने के लिए और उसकी जो विकास कराया है हरियाणा का, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और जो नई सरकार बनने जा रही है, मैं उम्मीद रखता हूं जो हरियाणा के विकास की रफ्तार है उसको रफ्तार को कायम रखेंगे और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा को और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मोदी की रैलीज की वजह से इस पे फर्क पड़ा है जी? देखिए, प्रजातंत्र है, सबका होता है। मोदी जी ने अपने पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार किया, लेकिन जनादेश है। और जैसे पहले कांग्रेस को मिला, बीजेपी को, मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको कम नहीं होने देगी। नहीं सर, चलिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि बधाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनने वाली है और मुमकिन है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से। हरियाणा की जनता के जनादेश का उन्होंने स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। अशोक टंडन जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कांग्रेस की ओर से एक बयान आता है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हमारे भी सभी विकल्प खुले हैं, तो इससे जो खलबली महाराष्ट्र की राजनीति में आएगी, इसलिए कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है इस पर नजर रहनी चाहिए। क्योंकि यदि कांग्रेस कहती है कि जनादेश को स्वीकार करते हुए हम विपक्ष में बैठेंगे, हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, तो शिवसेना के सामने फिर ऑप्शन लगभग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उनको फिर बीजेपी से बात करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कांग्रेस इस प्रकार का कोई बयान देती है, तो एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस किस तरह से कोई एक ऐसा एक्सिस बनाकर और कोई सरकार बनाने की बात कर सकते हैं, ये एक अभी हाइपोथेटिकल है। लेकिन राजनीति में सभी चीजें चलती हैं। किसको मालूम था कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दिल्ली में समर्थन देकर उसकी सरकार बनाएगी? वो नई पार्टी थी सर, कुछ भी पार्टी थी। देखिए, राजनीति में कोई अनटचेबिलिटी नहीं होती है। ये सवाल मैंने पहले सुबह उठाया था। कोई अनटचेबिलिटी नहीं होती है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट का अलायंस बनेगा, ये ब्रिटेन की 300 साल की राजनीति में किसी ने नहीं सोचा था। और जॉइंट कोalition तो गवर्नमेंट आज हो सकता है कांग्रेस की जो हालत हो रही है हर प्रदेश में, उसको वो अगर उसके लिए मोदी को जिम्मेवार ठहराते हैं कि मोदी फैक्टर के कारण कांग्रेस बिल्कुल ही जमीन में जा रही है। की प्रतिक्रिया भी आ गई। एमपी वैद्य साहब कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। अतीत हो गया है, जो हो गया है वो हो गया है, उसका जिक्र नहीं रहेगा। और क्या शर्तें रहती हैं ये बाद में पता चलेगा। सीएम पद पर दावा कहीं न कहीं शिवसेना की ओर से किया जा रहा है। किया जा रहा था, अभी क्या करते होंगे ऐसा मुझे मालूम नहीं है। साधारणतः सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी का ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री रहेगा। 1950 में भी, 1995 में भी शिवसेना का मुख्यमंत्री था। पहले मनोहर जोशी थे, तो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, गोपीनाथ जी मुंडे थे। फिर नारायण राणे मुख्यमंत्री बने तो भी उप मुख्यमंत्री भाजपा का ही था। वैसी स्थिति इस समय आएगी और मुझे लगता है कि शिवसेना इसको मान लेगी।
सीएम पद को लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं घमासान। आपको लगता है कि शिवसेना बीजेपी के इस प्रस्ताव को मान लेगी कि मुख्यमंत्री उनका होगा, शिवसेना का नहीं होगा? कुछ इतिहास के हवाले भी उन्होंने दिए। लेकिन प्रभु, जिस संभावना पर, राजनीति की जिस संभावना पर, जिस असीमित संभावना पर अशोक टंडन जी बात कर रहे थे, क्या वो आपको फिजिबल लगती है? हाइपोथेटिकल भले ही है, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि ऐसा हुआ है। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी। नहीं, ये तो मैंने सुबह पहले डिस्कशन में आप थे नहीं, जब मैंने कहा था कि इस बात मैंने पूछा भी था उनसे, किसी एनसीपी के या कांग्रेस के नॉमिनी बैठे थे यहाँ पर, क्योंकि मैंने उनका कहा था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो कि मोदी को बाहर एनी कॉस्ट पे रखना है, हमारे को बीजेपी को हर कॉस्ट पे किसी बात पे रखना है। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शिवसेना इस हद तक आ सकती है। रीजनल शिवसेना भी आ सकती है। एनसीपी जिद्दी इतनी है कि एकदम कड़वे शब्द एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने प्रयोग किए। और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है कांग्रेस में, और ये भी हो सकता है शिवसेना की बात मान लें कि हम उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, बीजेपी वाले शायद ये भी मान जाए। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र का क्वेश्चन अभी काफी ओपन है। कौन सरकार बनाएगा इसके बारे में अभी आप कुछ नहीं कह सकते। जब तक फाइनल आंकड़े अगर यही लेते हैं 112, तो बीजेपी की सरकार की हम उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, बीजेपी वाले शायद ये भी मान जाए। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र का क्वेश्चन अभी काफी ओपन है। कौन सरकार बनाएगा इसके बारे में अभी आप कुछ नहीं कह सकते। जब तक फाइनल आंकड़े अगर यही लेते हैं 112, तो बीजेपी की सरकार किसी हालत में किसी भी तोड़फोड़ के नहीं बन सकती है कि 22 इंडिपेंडेंट जो उसमें से 19 कम जाना तो शिवसेना के साथ ही पड़ेगा। जाना शिवसेना के पास जाना पड़ेगा, मतलब किसी एक और पार्टी के साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो। कांग्रेस के साथ तो खैर नहीं जा सकते। तो ऑप्शन क्या है? शिवसेना और एनसीपी। तो मेरे को पता है कि शरद पवार कभी बहुत मिलते रहते हैं बीजेपी के नेताओं से, उनके अच्छे संबंध हैं, गडकरी के साथ भी अच्छे संबंध है, जैसे मनसा के हैं, तो उनके संबंध बाकी अच्छे हैं। और उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है वो भी बीजेपी से मिलती जुलती है, लिबरल पार्टी है, लिबरल की, तो उस वजह से इकट्ठे हो सकते हैं। उन्होंने इतना भ्रष्ट कह दिया मोदी जी ने उनको कि उनसे हमें मुक्ति दिलवानी है, तो अपने वर्ड्स को कैसे मोदी जी निकालेंगे? हो सकता है मोदी जी फैसला करें, ठीक है हम नहीं बनाते हैं, हम बैठे हैं वहां पर, तुम बना लीजिए। तो अशोक जी जो कहा है ये उल्टा हो जाएगा कि उनमें भगदड़ जम जाएगी, कैसे बनाए हम सरकार। तो दोनों तरह से कुछ भी हो सकता है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शिवसेना के सामने भी तो ये दुविधा होगी, क्योंकि अपशब्द तो शिवसेना ने भी बीजेपी के लिए बहुत कहे। हाँ, तो दोनों के लिए समस्या ये है, पर शिवसेना ने बैठी क्योंकि उनको पता है कि उनके बिना सरकार बन ही नहीं सकती। क्योंकि अगर बिहार में लालू और नीतीश इकट्ठे हो सकते हैं और किसी परिस्थिति में मुलायम और मायावती भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो राजनीति इस प्रकार का खेल है। लेकिन इसमें सब दल अपने हित को सामने रखकर उसको देखेंगे। और अगर कोई पूरे देश में मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की अगर बात विपक्षी दल सोच रहे हों, क्योंकि एक एक करके जिस तरह से हर पार्टी का जो हश्र हो रहा है, उसमें ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर हमको जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी? ये एक बहुत बड़ा यूपी जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, सारी पार्टियां भूल गई, कम्युनिस्ट बीजेपी के साथ खड़े होकर जाकर जा सकते हैं। ये एक हो गया कि मोदी जिस तरह से अग्रेशन है वो इंदिरा गांधी का रूप ले रहे हैं किस्म से, और प्रदेश में हर प्रदेश के अंदर अपने अपोनेंट्स को खत्म कर रहे हैं। तो उसके लगता है कि एक मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बन सकता है। कि राणा का रिजल्ट जो आज आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है कि बीजेपी की सीट वहां से एमपी जीते हैं, उनके 11 के 11 एमपी जीते थे वहां से, वो 11 की 11 सीटें हार गए समाजवादी पार्टी को। ये खतरा हो सकता है किस तरीके से, कोई इकट्ठे हो गए कि बीएसपी वहां चुनाव नहीं लड़ी, कांग्रेस ने कैंडिडेट बड़े खड़े नहीं किए ढीले रंग से। तो लगता है कि मोदी को रोकने के लिए किसी भी हद तक कोई पॉलिटिक्स देश के अंदर बन सकती है, उसका नाम कुछ भी दे, मुझे कुछ हो सकता है। वेंकट जी, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे कि मोदी को रोकने के लिए कोई भी स्थितियां और किसी भी परिस्थिति में बन सकती है? मसलन एक संभावना ये भी हो सकती है, भले कितनी भी हाइपोथेटिकल हो, कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी साथ आ जाएं। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में जनादेश कांग्रेस के खिलाफ हुआ है। किसी भी कीमत पर हम लोग शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे और किसी भी प्रकार की सरकार बनाने में किसी की कोई मदद नहीं करेंगे। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपोजिशन में रहेंगे और जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करेंगे। बेहद धारदार, पैनी और एक जवाबदेह प्रतिपक्ष की भूमिका महाराष्ट्र में हमारी होगी। ठीक है, यही सवाल मेरा बीजेपी से भी होगा। मुरलीधर राव जी, क्या आप? जी, ऐसा है कि मैं ये भी मानता हूं, जो बात अभी कही गई है कि जो लोगों का जनादेश मिला है वह जनादेश स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है, और इस बात को हम सबको सम्मान करना हमारे सभी पार्टियों के लिए आवश्यक है। और जो सरकार बनेगी
वह सरकार इस जनादेश के अनुरूप बनना ये अनिवार्य शर्त है इसमें। बोलिए। और भारतीय जनता पार्टी इसको सम्मान करते हुए हम और भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश को सम्मान करते हुए संभावनाओं को एक बार पूरी स्पष्ट आने के बाद। ठीक है, संभावनाएं किसके साथ ज्यादा है, बिना एनसीपी या बिना शिवसेना के आपकी सरकार नहीं बन रही? जो भी अगले कदम उठाएंगे, देखिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अभी तुरंत एक साथ आएंगे ऐसा कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन विचारधारा के और कई साल हम साथ में काम कर चुके हैं, इसलिए ऐसी स्थितियों में फिर से समीक्षा करते हुए अपने संबंध सुधार सकते हैं। वो अभी जनतांत्रिक गठबंधन में अभी भी वो हिस्सेदार है। नहीं, लेकिन मुरली जी कई बातों पर पेच फंस सकता है। शिवसेना समझ चुकी है कि उसके बिना किसी की भी सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी, और यह सत्य भी है। देखिए शिवसेना के बगैर सरकार नहीं बनेगी, तो शिवसेना के नेतृत्व को यह भी समझ में आता है कि जनमत और जो भी मिला है वो कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मिला है। और भाजपा, यानी आप अपील कर रहे हैं शिवसेना से कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ ना जाए, कि इस दिशा में ही कदम बढ़ाना। नहीं, पर मुरलीधर राव जी, मैं इसको दूसरी तरह से देखूंगा। हालांकि आपकी सीटें अच्छी बढ़ी हैं, 111 सीटें या 110 मिलेंगी आपको, तो 178 तो आपके खिलाफ है ना। जनादेश चुनाव हुआ, जितनी पार्टियां कांग्रेस, एसएस और एनसीपी को मिला करके देखा जाए, और दोनों कांग्रेस और आप जनादेश 178 सीटें आपके खिलाफ हैं। आंकड़े को इस प्रकार से मत करिए कि जो सरकार में थे, नहीं, जो सरकार में थे उस सरकार के खिलाफ हम सब लोग लड़े हैं, स्वतंत्र रूप से लड़े हैं। शिवसेना भी स्वतंत्र रूप से लड़ी है और हम भी स्वतंत्र रूप से लड़ी हैं। तो ये दोनों को मिलाकर जो मिले हुए सीट हैं, तो ये सारे गिनती करेंगे तो जनादेश के विश्लेषण तो ऐसे करेंगे। चुनाव लड़कर के शिवसेना को ये जनादेश मिला है, बीजेपी को ये जनादेश मिला है। चर्चा जारी रहेगी, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मुंबई से हमारे साथ मनीष अवस्थी भी जुड़ेंगे, और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राशिद।